हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट और मुस्लिम मुल्कों की सियासत में गैर मामूली वाक़यात हो रहे हैं। असली और नकली की जंग तेज़ हो रही है। ऐसे में मुनाफिक बादशाहों को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो रहा है। अमेरिका और इजराइल के दोस्त सऊदी अरब जैसे मुल्क, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए हाल ही में फ़िलिस्तीन इजराइल मामले के हल के लिए पेश की गई एक तरफा सेंचुरी डील के ऐलान के बाद अमेरिका को सपोर्ट भी कर दिया था, अब वो अपने पैर वापस खींच रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने ऐसे अरब बादशाहों को गद्दार तक कह दिया। इसके फ़ौरन बाद इन अरब मुल्कों ने नकली तरीके से फ़िलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी जाहिर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC का सहारा लिया है। क्या सऊदी अरब के शाही निज़ाम में ये मुमकिन है कि उनकी सरकार की पॉलिसी कुछ और हो और उन्हीं के मुल्क में जद्दा में होने वाले OIC फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में ट्रंप की सेंचुरी डील को रिजेक्ट कर दिया जाए? ऐसे मुल्क में तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, जिसके बारे में ट्रंप का कहना है कि अगर वो 2 हफ्ते इन अरब बादशाहों को सपोर्ट बंद कर दें, ये हुकूमतें गिर जाएं। ऐसा लगता है कि मुस्लिम मुल्कों में ऐसा सियासी भौचाल है कि बादशाहतें अपने ही लोगों से खौफजदा हैं, इसलिए खुलकर इजराइल की हिमायत भी नहीं कर पा रही हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का इस्तेमाल अपने सियासी वजूद को बचाने के लिए कर रही हैं। हाल ही में मलेशिया, तुर्की, ईरान और कतर के लीडरों के इकट्ठा होने से खौफजदा सऊदी अरब ने OIC की तरफ से भारत सरकार के नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी बयान दिया था। मीडिया स्टार के उस एपिसोड को अब तक 14 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। साथ ही ये भी हुआ है कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर ने, जो हाल ही में इस्लामाबाद आकर इमरान खान के इस्लामिक समिट में न जाने का शुक्रिया अदा किया और साथ ही यकीन दिलाया था कि वो जल्द ही OIC फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद के हालात पर चर्चा कराएंगे, लेकिन मंडे को हुए इजलास में कश्मीर का कोई जिक्र नहीं हुआ। मंगल को ही इमरान खान के मलेशिया पहुंचने से ऐसा लगा जैसे सऊदी अरब की इस वादा खिलाफी से पाकिस्तान भी नाराज़ हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर महासिर मोहम्मद से मुलाकात के बाद इमरान खान ने कह दिया कि मलेशिया से कश्मीर के मामले में मिली सपोर्ट से वो खुश हैं और वो भारत के मलेशिया से पाम तेल लेना बंद किए जाने के बाद पाकिस्तान वहां से पाम तेल खरीदेगा। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आपको ये बता दूं कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब इमारात और बहरीन वगैरह डोनाल्ड ट्रंप की सेंचुरी डील की हिमायत कर चुके हैं, जिसमें कहा गया था कि यरूशलेम पूरी तरह से इजराइल की राजधानी रहेगा, वेस्ट बैंक में गैरकानूनी यहूदी बस्तियों को कानूनी दर्जा दे दिया जाएगा और किसी को नहीं उजाड़ा जाएगा। 1967 के बाद इजराइल के ज़रिए कब्ज़ा की गई फ़िलिस्तीनी ज़मीन को वापस देने की भी कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर मंडे को जद्दा में हुई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में सऊदी अरब और उसके दोस्त मुल्कों ने सेंचुरी डील के बारे में अपना बयान पूरी तरह से बदल दिया। जद्दा से एसोसिएटेड फ्रांस प्रेस ने रिपोर्ट दी है कि इस्लामिक सहयोग संगठन ने मंडे को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट के लिए अमन प्लान को रिजेक्ट कर दिया है और अपने सभी 57 मेंबर मुल्कों से इसे लागू करने में मदद नहीं करने की अपील भी की है। ये मुस्लिम मुल्कों का संगठन दुनिया भर में 1.5 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। OIC फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के आखिर में जारी बयान में कहा गया है कि वो इस अमरीकी इजरायली प्लान को खारिज करता है क्योंकि ये फ़िलिस्तीनी लोगों की कमतरीन ख्वाहिशात और कानूनी हकूक़ को पूरा नहीं करता और पीस प्रोसेस की शर्तों के भी खिलाफ है। सऊदी अरब के शहर जद्दा में OIC हेडक्वार्टर में फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक ने अरब और इस्लामी पहचान पर जोर देते हुए
आइंदा के फ़िलिस्तीनी देश की राजधानी के तौर पर पूर्वी यरूशलेम के लिए अपनी सपोर्ट दोहराई है। बयान में यह भी कहा गया है कि अमन सिर्फ इजराइल के कब्ज़ों के ख़त्म होने से ही हासिल किया जाएगा। ये भी मांग की गई है कि जून 1967 के बाद कब्ज़ा की गई फ़िलिस्तीन की ज़मीन से, ख़ास तौर से अल-कुद्स अल-शरीफ यानी अल-अक्सा मस्जिद और दूसरे अरब इलाकों से जब तक इजराइल पूरी तरह से नहीं निकल जाता तब तक अमन बहाल नहीं हो सकता। आपको याद दिला दूं कि जद्दा में होने वाली OIC के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ को वीज़ा नहीं दी। ईरान का नज़रिया है कि सेंचुरी डील इजराइल को मजबूत करने के लिए है और उसकी मुखालफत करने वालों को वो पूरा समर्थन देने का ऐलान कर चुका है। इससे ये भी साफ हो गया है कि अमेरिका को ये पसंद नहीं था कि ईरान जद्दा में होने वाली मीटिंग में आकर इजराइल के ख़िलाफ़ ज़्यादा माहौल ख़राब करे, इसलिए सऊदी अरब ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को वीज़ा ही नहीं दी। इससे पहले अरब लीग ने सैटरडे को मिस्र की राजधानी काहिरा में एक बैठक में ये कहते हुए सेंचुरी डील को खारिज कर दिया था कि वो फ़िलिस्तीनियों के न्यूनतम यानी कमतरीन हकूक़ को पूरा नहीं करती। उन्होंने इजराइल और फ़िलिस्तीन यानी दो मुल्कों के हल पर जोर दिया, जिसमें 1967 के जंग से पहले सीमाओं पर बुनियाद रखते हुए एक फ़िलिस्तीनी देश शामिल है। इस मौके पर फ़िलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास ने काहिरा में ऐलान किया था कि वो इजराइल और अमेरिका के साथ सभी ताल्लुकात को ख़त्म करेंगे। सऊदी अरब और मिस्र दोनों अमेरिका और इजराइल के दोस्त मुल्क हैं और पूरे खित्ते में इन दोनों मुल्कों के लिए साजगार हालात बनाने में मदद करते रहते हैं। यहाँ ये याद दिलाना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जद्दा यानी सऊदी अरब में होने वाले OIC की बैठक में जो अब सेंचुरी डील के रिजेक्शन का बयान जारी हुआ है, वो इन अरब बादशाहों का असली चेहरा नहीं है। ट्रंप के ज़रिए इस डील के ऐलान के फ़ौरन बाद सऊदी अरब ने कहा था कि वे ट्रंप की कोशिशों की सराहना करते हैं और अपील की थी कि इजराइल फ़िलिस्तीन को सीधे बात करनी चाहिए, जबकि मिस्र ने अमरीकी नज़रिए की सावधानी पूर्वक और गहन परीक्षा यानी केयरफुली सीरियस एग्जामिन करने के लिए कहा था। उस वक्त कतर ने कहा था कि उसने लंबी मुद्दत तक इंसाफ की बुनियाद पर अमन के लिए बिचौलियों के प्रपोज़ल का वेलकम किया है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी थी कि फ़िलिस्तीनियों को रियायत दिए बिना कामयाब नहीं हो सकता है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने कहा था कि ट्रंप का प्रपोज़ल इलाके में शांति और मसले के हल के लिए काम नहीं करेगा। उन्होंने ट्रंप की सेंचुरी डील को फ़िलिस्तीनियों के हक़ की अनदेखी करने और इजराइल के कब्ज़े को कानूनी दर्जा देने का प्लान बताया था। अरब मुल्कों की तरफ से सेंचुरी डील की सपोर्ट जाहिर किए जाने के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने ट्रंप के नए प्लान पर सवाल उठाया और इसका सपोर्ट करने वाले अरब देशों को गद्दार कह डाला। तुर्की की राजधानी अंकारा में एक रैली के दौरान राष्ट्रपति अर्दगान ने कहा कि कुछ अरब मुल्क इस प्लान का समर्थन कर रहे हैं, वो न सिर्फ यरूशलेम के ख़िलाफ़ हैं बल्कि ख़ुद अपने लोगों के ख़िलाफ़ हैं और सबसे अहम पूरी इंसानियत से गद्दारी कर रहे हैं। उन्होंने ट्रंप के प्लान का सपोर्ट करने वाले मुल्कों में सऊदी अरब, ओमान, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात का नाम लिया और उनके रुख पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर से सऊदी अरब, तुम खामोश हो, तुम कब बोलोगे? तुम ओमान, बहरीन और इसी तरह अबू धाबी की तरफ देख रहे हो, शर्म करो, शर्म करो। ट्रंप की योजना पर ताली बजाने वाले हाथ अपनी इस गद्दारी का हिसाब कैसे देंगे? अर्दगान ने कहा कि उनका मुल्क पूरी तरह इस प्लान को खारिज करता है जो बुनियादी तौर पर फ़िलिस्तीन को तबाह करने वाला है और यरूशलेम के टुकड़े करता है। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से पेश मिडिल ईस्ट प्लान में इजराइल को वेस्ट बैंक और जॉर्डन घाटी का कंट्रोल दिया गया है। साथ ही इसके मुताबिक यरूशलेम में क़िबला अव्वल यानी अल अक्सा मस्जिद समेत कई अहम मजहबी मकामात के इजराइल के पास ही रहने की बात कही गई है। ट्रंप ने कहा कि यरूशलेम इसराइल की अविभाजित राजधानी यानी अनडिवाइडेड कैपिटल रहेगा। अमेरिका यरूशलेम को पहले ही इजराइल की राजधानी के तौर पर मान चुका है और 2017 में उसने वहां अपनी एम्बेसी भी खोल दी है। अब अर्दगान का कहना है कि अगर आज हम अल अक्सा मस्जिद की पवित्रता को बचाने में नाकाम रहे तो फिर हम कल शैतान की आंख से काबा को भी नहीं बचा पाएंगे। अर्दगान का इशारा इस्लाम की सबसे मुक़द्दस ग्रैंड मॉस्क मक्का की तरफ था।
काबा मक्का में है, जबकि यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे मुक़द्दस मकाम है। एर्दोगान ने कहा, इसीलिए हम कहते हैं कि यरूशलेम हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है। एर्दोगान ने कहा, जो भी इजराइल को एनकरेज कर रहा है उसे सीरियस नतीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी बीच ईरान की न्यूज़ वेबसाइट पारस टुडे ने संडे को खबर दी थी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के कुद्स ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल इस्माइल काआनी ने फ़िलिस्तीन के इस्लामी आंदोलन हमास के सबसे बड़े नेता इस्माइल हानिया से टेलीफोन पर बातचीत की है और उन्हें ट्रंप की डील ऑफ द सेंचुरी के खिलाफ लड़ाई में तेहरान के भरपूर मदद का यकीन दिलाया है। हाल ही में 3 जनवरी को अमेरिका ने कुद्स ब्रिगेड के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के हशद शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस की बगदाद में हवाई हमला करके हत्या कर दी थी। इस्माइल काआनी ही कासिम सुलेमानी की जगह नियुक्त हुए हैं। पारस टुडे के एक लेख में कहा गया है कि सच्चाई यह है कि फ़िलिस्तीन के बारे में ट्रंप के प्लान से सऊदी अरब, इमारात, बहरीन और ओमान पूरी तरह राज़ी हैं और सऊदी अफसरों को अच्छी तरह पता है कि ईरान इस ख़तरनाक साजिश की खुलकर मुखालिफत कर रहा है। इस लेख में कहा गया है कि सऊदी अरब दिखावे के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन वो नहीं चाहता कि फ़िलिस्तीन के बारे में ट्रंप के प्लान की मुखालिफत की जाए। मगर सऊदी सरकार को इस सच्चाई को सामने रखना चाहिए कि पूरे इस्लामी जगत, यहाँ तक कि खुद सऊदी अरब की जनता का रुझान यही है कि ट्रंप के प्लान को नाकाम बनाया जाए। जनता की इच्छाओं से टकराना सऊदी सरकार के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। मुस्लिम देशों और अपनी जनता के दबाव में जो कुछ OIC की बैठक में हुआ वो काफ़ी दिलचस्प रहा। सऊदी सरकार का बयान पहले ट्रंप की सराहना का आ चुका था, लेकिन OIC की तरफ से ट्रंप के सेंचुरी डील को रिजेक्ट किया जाना सऊदी शाही खानदान की परेशानी को जाहिर करता है। इससे यह भी जाहिर हो गया है कि जद्दा में होने वाली OIC फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में जारी किया गया बयान अमेरिका की सरकार के साथ तालमेल के साथ ही तय किया गया होगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये कमाल की बात है कि हालात ख़राब होते हुए देखकर अमेरिका अपने ही दोस्त सऊदी अरब से अपने ही खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए OIC को इस्तेमाल करा रहा है ताकि दुनिया की जनता को और ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा सके, ताकि सऊदी अरब को मुसलमान अपना नेता मानते रहें और उसका इस्तेमाल उस वक्त तक किया जाए जब तक सारे मकसद हासिल ना हो जाएं। इसी बीच BBC ने एक बड़ी खबर दी है कि मंगल के रोज़ यानी ट्यूसडे को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में थे और प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद से मिले। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने आपसी सहयोग के बारे में बताया और पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया। एक जर्नलिस्ट ने इमरान खान से पूछा कि क्या वो मलेशिया से पाम तेल की खरीदारी बढ़ाएंगे। इस सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि मलेशिया ने कश्मीर में पाकिस्तान का समर्थन किया तो भारत ने धमकी दी और पाम तेल की खरीदारी बंद कर दी। हम मलेशिया से पाम तेल का इंपोर्ट बढ़ाएंगे ताकि मलेशिया को कम से कम नुकसान हो। हाल ही में महातिर मोहम्मद ने भारत में नागरिकता संशोधन कानून को गैर ज़रूरी बताया था, जिसके बाद भारत ने मलेशिया से पाम तेल लेना बंद कर दिया और इंडोनेशिया से $10 फी टन महंगा तेल खरीदना शुरू कर दिया। इमरान खान ने भारत की धमकी की बात कही तो महातिर मोहम्मद मुस्कुराने लगे। इमरान खान ने मलेशिया में की गई इस्लामिक समिट में नहीं आने के बारे में भी सफाई देते हुए कहा कि उन्हें इस समिट में नहीं आने का दुख है। इमरान खान से एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या वो अगले साल कुआलालंपुर समिट में आएंगे। इसके जवाब में इमरान ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगा। इस समिट को लेकर कहा जा रहा था कि मुस्लिम दुनिया में तकसीम बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बल्कि एकता बढ़ी है। इस बार इसलिए नहीं आया क्योंकि कुछ दोस्तों को लग रहा था कि इससे मुस्लिम दुनिया और बट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर खान ने कहा, मलेशिया के साथ हमारे रिश्ते और मजबूत हुए हैं, हम कई मुद्दों पर बात कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महातिर मोहम्मद ने कहा कि मलेशिया पाकिस्तान में ऑटोमोटिव प्लांट लगा रहा है और इसमें कारें बनेंगी। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग बिजनेस में भी मलेशिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। आपको याद दिला दूं कि सऊदी अरब ने इमरान खान को मलेशिया इसलिए भी नहीं जाने दिया था कि वहां उनके मुखालिफ ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी, कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल सानी और तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान भी पहुंच रहे थे। सऊदी अरब ने कहा था कि मुस्लिम समस्याएं सिर्फ OIC के प्लेटफॉर्म पर ही डिस्कस की जानी चाहिए
اور کہیں نہیں۔ اس وقت خبر تھی کہ سعودی عرب نے اپنی دی گئی سہایتا کو پاکستان کے سینٹرل بینک سے نکالنے اور پاکستانیوں کو سعودی عرب سے نوکریوں سے ہٹانے کی دھمکی بھی دی تھی۔ سعودی عرب نے کبھی بھی پورے فلسطین کی آزادی کی بات نہیں کی ہے اور نہ ہی حماس کو ایران کی طرح مدد کی ہے۔ یاسر عرفات اور محمود عباس والے گروپ فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن کے ساتھ ہی انہوں نے تعلقات رکھے ہیں، یعنی جس سے امریکہ اور اسرائیل تعلقات رکھنے کی اجازت دے اسی سے تعلق رکھا گیا۔ ابھی کچھ مہینے پہلے جب سینچری ڈیل کے لیے امریکہ عرب ملکوں پر دباؤ بڑھا رہا تھا اور امریکہ نے یروشلم کو اسرائیل کی راجدھانی کے طور پر قبول کیا تھا، اس پر محمود عباس نے ناراضگی جتائی تھی۔ اس کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ سلمان نے محمود عباس کو ریاض بلا کر سمجھایا تھا کہ اگر وہ امریکہ کی سینچری ڈیل کو قبول نہیں کریں گے تو ان کی فائنینشل مدد بند کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ٹرمپ کے داماد اور صلاحکار جاریڈ کشنر سے مل کر عرب ملکوں کی بادشاہتوں میں سینچری ڈیل کے سمرتھن میں ماحول بنانے میں مدد کی تھی۔ سعودی عرب کے اسرائیل سے نزدیکی تعلقات کچھ ہفتے پہلے چرچا میں تھے جب ریاض ایئرپورٹ پر ایک اسرائیلی ہوائی جہاز کچھ گھنٹے تک موجود رہا، جس کے فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے تھے۔ اس وقت کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو یا خفیہ ایجنسی موساد کے پرمکھ نے ریاض کا دورہ کیا ہو۔ اس سے پہلے سعودی عرب کے کہنے پر ہی نتنیاہو بنا پہلے سے اعلان کیے 3 دن تک عمان کی راجدھانی مسکٹ میں رہے تھے۔ حال ہی میں اسرائیل کے سینئر منسٹر ابوظہبی آنے والے تھے، لیکن ایران کے ذریعے عراق میں امریکہ کی چھاونیوں پر کیے گئے حملوں کے بعد وہ دورہ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ دبئی میں اس سال نومبر میں ہونے والی ویاپاری نمائش میں اسرائیل بڑے پیمانے پر حصہ لینے والا ہے، جس کا اعلان ہو چکا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے مسلم ملکوں کو ان کے نزدیک لانے کا کام سعودی عرب ہی کرتا ہے، جس کا ثبوت مئی 2017 میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ریاض دورہ ہے، جس میں سعودی عرب نے 50 سے زیادہ مسلم ملکوں کے نیتاؤں کو اکٹھا کیا تھا تاکہ ٹرمپ کو سلامی دے سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ میرا کارکرم کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ شکریہ، دھنیہ واد، تھینک یو، جے بھارت، جے ہند۔